हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित। बच्चों, कल मैंने 11th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी है। उसमें मैंने पहला चैप्टर सेट थ्योरी भी पढ़ाया, जहां पर कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में पढ़ा दिया है। आगे की वीडियोज में आगे के टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक समझ में ना आए या लैंग्वेज प्रॉब्लम हो आपको, तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। जिस लैंग्वेज में, भोजपुरी में बोलोगे भोजपुरी में पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन हमारा टारगेट है, हमारा गोल है कि आपको सिखाना है। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी में कल हमने एलिमेंट्स, आई थिंक लास्ट टॉपिक हमारा एलिमेंट्स था। इसके बाद के टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सेट रिप्रेजेंटेशन। यहां से शुरू करेंगे और आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नोट ओपन करेंगे एंड लिख करके सिखाएंगे आपको। ओके, तो बच्चों पहली हेडिंग बनाएंगे सेट रिप्रेजेंटेशन आज के वीडियो में। ओके, तो जल्दी से हेडिंग बना लो, सेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहली हेडिंग आज के वीडियो लेक्चर की, सेट रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, सेट रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ। सेट रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ भाई? सेट रिप्रेजेंट का मतलब ये हुआ कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सेट को हम कैसे बनाते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ। तो कौन बता सकता है कितने तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के? देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके। कितने तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के? दो तरीके हैं। तो जल्दी जल्दी लिख लो, देयर आर टू मेथड is method to represent a set। कौन कौन से होते हैं जल्दी जल्दी बता दो, किसी को पता है तो जल्दी जल्दी बोल दो। टू रिप्रेजेंट अ सेट कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है उसका नाम है टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? टैबुलर या फिर रोस्टर मेथड। तो जल्दी जल्दी लिख लो, नंबर 1 टैबुलर और रोस्टर, टैबुलर और रोस्टर मेथड। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो नंबर 2 क्या है? सेकंड नंबर क्या है? सेकंड मेथड क्या है भाई? सेकंड मेथड का नाम होता है सेट बिल्डर मेथड। उसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड लिखते हैं सेट बिल्डर। क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। तो ये जो दो तरीके हैं हमारे पास, इन्हीं से हम क्या करते हैं, इन्हीं से हम किसी सेट को बनाते हैं। तो चलो सबसे पहली हेडिंग बनाते हैं, टैबुलर या फिर रोस्टर मेथड क्या होता है, कैसे हम इसमें सेट को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली हेडिंग, मेन हेडिंग बना लेना। क्या बनाना? सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड टैबुलर और रोस्टर, टैबुलर और रोस्टर मेथड। अब देखो, टैबुलर या फिर रोस्टर मेथड की कुछ खास बात होती होगी, कुछ खास प्रॉपर्टियां होती होंगी, जिसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहली खास बात क्या है टैबुलर या फिर रोस्टर की? देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने एग्जांपल देखा होगा पिछले वीडियो में कि भाई वहां पर हमने कुछ एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में इंक्लोज किया था। अब अगर हमने ब्रैकेट में इंक्लोज किया है एलिमेंट को, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है, क्या ये कंपलसरी है? जी बिल्कुल कंपलसरी। किसमें कंपलसरी है? हमारे टैबुलर या रोस्टर मेथड में कंपलसरी है। तो पहला स्टेटमेंट लिखना, क्या लिखना, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, क्या लिखना कि all the elements must be enclosed within what? What I'm saying? within curly bracket। क्या कह रहा हूं मैं? कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कर्ली ब्रैकेट कैसा बनता है, तो भाई मैं बना देता हूं। ऐसा बनता है कर्ली ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये देखो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसको कहते हैं क्या? कर्ली ब्रैकेट। क्लियर? कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं पता है किसी को? तो ब्रैकेट 4 तरीके के होते हैं। बता देता हूं, बताना नहीं चाहिए, यहां पे बता देता हूं। ये है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। फिर हमारे पास आती है पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कर्ली ब्रैकेट,
जिसको हम हिंदी में मझला कोष्टक बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट, एंड लास्ट हमारे पास आता है लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से 4 कोष्टक, 4 ब्रैकेट हमारे पास होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या था, सारे के सारे एलिमेंट करली ब्रैकेट में इंक्लूड होंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, भाई देखो, जब आप एलिमेंट लिखोगे ना करली ब्रैकेट के अंदर, तो सारे के सारे एलिमेंट्स सेपरेट किए जाएंगे कॉमा से। किससे सेपरेट किए जाएंगे? कॉमा से। तो जल्दी जल्दी लिख लेना, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाई कॉमा, मस्ट बी सेपरेटेड, जल्दी जल्दी लिख लो, मस्ट बी सेपरेटेड बाई कॉमा। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आई थिंक। सबका एक एक एग्जांपल दिखाकर दिखाऊंगा, अभी सबका एक एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। देखो, हमने क्या किया, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया। अब जो सबसे खास बात यह है ना कि एक घर में शक्ति नाम का 2 बच्चा नहीं होना चाहिए, एक घर में शक्ति नाम का 2 इंसान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिख लो। हम क्या लिखेंगे कि नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स, क्या बोलूंगा मैं, नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड, लिख लो जल्दी जल्दी, आर अलाउड विद इन अ सेट, यानी सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लिखना है। कहने का मतलब ए बी बी सी सी डी डी इस तरीके के एलिमेंट को आप सेट के अंदर नहीं रख सकते। इतनी चीज क्लियर हो गई। स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करते हैं। चलो देखो, चौथा जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है। देखो, आपने एलिमेंट्स को लिख दिया, रिपीट नहीं हो रहा है एलिमेंट, तो ऑर्डर, अभी देखो होता क्या है, एक लाइन में अगर 5 बंदे खड़े हैं तो खड़े तो है ना सारे, ये जरूरी है। कौन आगे है कौन पीछे है ये मायने नहीं रखता सेट में। तो कहने का मतलब सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर भी जरूरी नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर, जल्दी जल्दी लिख लो, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर, या डजंट मैटर लिख दो, जल्दी जल्दी लिख लो, डजंट मैटर। क्लियर? तो एलिमेंट्स का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। इतनी चीजें क्लियर हो गई आई थिंक। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास। कभी कभी क्या होता है ना, एक ऐसा सेट हो जाता है जिसमें बहुत सारे लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। लेट से कोई बर्ड्स का नाम, कोई एनिमल्स का नाम, कुछ फ्रूट्स के नेम, किसी इंसान का नाम, इस तरीके से मिलाकर एक सिंगल सेट बना दिया जाता है। तो क्या ये सेट नहीं है? जी बिल्कुल सेट है। हो सकता है सेट हेटेरोजीनियस हो या होमोजीनियस हो, लेकिन सेट तो है। क्लियर? तो एक लास्ट स्टेटमेंट लिखना कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट is homogeneous or heterogeneous. Okay, could be. तो एलिमेंट जो है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। तो जैसे कि इन सारे स्टेटमेंट्स पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, सबसे पहला जो एग्जांपल होगा स्टेटमेंट नंबर 1 पे, कि एलिमेंट्स को क्या करना है भाई, करली ब्रैकेट में इंक्लोज करना है। एलिमेंट्स को क्या करना है, करली ब्रैकेट में इंक्लोज करना है। तो एग्जांपल नंबर 1, मान लो एक सेट है ए, इसका जो एलिमेंट होगा वो करली ब्रैकेट में इस तरीके से इंक्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर इतनी बात? अभी आप ये मत कहना कि करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा नहीं, भाई इसका भी एक नाम होता है, ये भी एक टाइप का सेट है, आगे बात करूंगा। क्लियर? इसको नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। क्लियर? तो ये एक सेट है, भले इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सेकंड मान लो हमारे पास सेट बी है। सेट बी में हमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए इस तरीके से 1 2 3। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगा हुआ है। तो कहने का मतलब हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड है। इतनी चीज क्लियर हो गई। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो हमारे पास एक सेट है सी। सेट नंबर सी में हमें क्या करना है, हमें अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। कहने का मतलब एक रिपीटेड एलिमेंट लिखूंगा। मान लो मेरे पास है ए बी बी बी
सी सी। इस तरीके से एक सेट के एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं। तो क्या ये सेट सही है? जी बिल्कुल नहीं। क्या ये सेट सही है? जी बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है ये। तो क्या इसको सही बनाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो बना करके सही सेट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे C इज इक्वल टू ए बी सी। क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू ए बी सी। दिस इज व्हाट? दिस इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही है। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। स्टेटमेंट नंबर 3 क्लियर हो गया कि कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट सेट में नहीं होना चाहिए। इतना याद रखना, शक्ति नाम का दो इंसान किसी भी सेट में, किसी भी फैमिली में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। एक शक्ति को बुलाओगे तो दूसरा शक्ति दौड़ा चला देगा। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास जो चौथा एग्जाम्पल है वो क्या है कि भाई हमारे पास सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कौन सा एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखा गया है, दिस इज नॉट नेसेसरी। हम क्या लिखेंगे? एक सेट बनाएंगे, सेट डी। सेट डी के एलिमेंट हैं 1 2 3। अब ये जो एलिमेंट है ना, ये सेम टू सेम ऐसे भी लिखे जा सकते थे 2 3 1। ये जो एलिमेंट है ना, ये ऐसे भी लिखे जा सकते थे 3 1 2। सो दीज ऑल आर इक्वल, दीज ऑल आर सेम। ये सारे के सारे सेट डी ही हैं, भले एलिमेंट को मैंने इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके लिखा है। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 फॉर द स्टेटमेंट नंबर 5। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि एक सेट के एलिमेंट होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों हो सकते हैं। तो चलो एक ऐसा सेट बनाए जिसमें हेट्रोजेनियस एलिमेंट हो। मान लो हमारे पास एक सेट है ई। अब देखो इस सेट में क्या है ना, हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट लिखेंगे। हमने पहले 2 लेटर्स लिख दिया ए बी, फिर हमने 2 नंबर्स लिख दिया 1 2, फिर हमने क्या किया, एक पैरट का नाम लिख दिया पैरट। फिर हमने क्या किया, हमने एक फ्रूट लिख लिया, लेट्स से बनाना, BANANA। फिर हमने क्या लिख दिया, अपना ही नाम लिख दिया, शक्ति लिख दिया। ओके, तो मैं पेज से बाहर निकल गया हूं, बट हाँ आप समझ रहे होंगे कि मैंने शक्ति लिखा है। ओके क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई। ध्यान से देखो, अब मैंने आपको समझा दिया है कि टैबुलर या फिर रोस्टर मेथड क्या होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। आ जाते हैं अपने सेकंड मेथड पे, जो कि है सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड। तो जल्दी जल्दी एक छोटी सी हेडिंग बनाना, सेट बिल्डर नंबर सेकंड, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। बना लिया आप सभी ने? हेडिंग बना लिया आप सभी ने? ओके, तो बात करते हैं ये होता क्या। देखो जैसा कि इसका नाम है ना, वैसा इसका काम है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तो भाई काम क्या है फिर इसका? चलो नाम तो पता चल गई, इसका काम क्या है ये बता दो मुझे, ये बता दो जल्दी जल्दी। नाम तो पता चल गया, सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी। तो काम इसका क्या है भाई? इसका जो काम है वो ये है, इसका जो काम है वो ये है कि एक सेट के प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ही सेट बिल्डर कहलाता है। यानी जैसे हमने एक इवन नंबर का सेट उठाया 2 4 6 8 10, अब देख करके पता चल जाएगा कि ये जो एलिमेंट्स है ये इवन नंबर के हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली लिख देना है कि दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर। अब इसका कुछ रूपरेखा होता होगा, कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, in this set we always write, what I'm writing here, we always write the quality। क्या बोलने जा रहा मैं? the quality और property of elements, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम उस सेट में कुछ प्रॉपर्टी या कुछ क्वालिटी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता होगा। तो उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंड इट इज एज फॉलोज। नीचे लिख रहे हैं इसलिए लिखा मैंने, इट इज एज फॉलोज। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना देना है। बना लिया, फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, हर बार आपको यहां पे लिखना है x। आपको लिखना है एक सीधी सी लाइन, या फिर आपको क्या करना है,
आपको कॉलन, कॉलन, कॉलन सिंबल जानते हो, फोन में टाइपिंग करते वक्त मिलते हैं आपको इस तरीके से डबल डॉट, इनको कॉलन पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सीधी लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टिकल बार बोलते हैं। क्लियर? तो इन दोनों सिंबल में से किसी भी एक को यूज कर सकते हो। अब आपने क्या किया? आपने लिखा एक्स, फिर आपने कोई कॉलन का इस्तेमाल किया या फिर वर्टिकल बार का इस्तेमाल किया, फिर आपको लिख देना है एक्स। अब इसको पढ़ोगे कैसे? ध्यान से सुन लो, मैं यही बता देता हूं इसको कैसे पढ़ना है। इसको पढ़ना कैसे? इसको पढ़ना है एक्स सच दैट। क्या पढ़ना है? एक्स सच दैट एक्स। क्या पढ़ना है? एक्स सच दैट एक्स, यानी कॉलन और वर्टिकल बार का मतलब होता है सच दैट। क्लियर? तो एक्स सच दैट एक्स, आगे की स्टेटमेंट ध्यान से देखना, आगे की स्टेटमेंट होगी इज अ सेट ऑफ। आपको क्या करना है? यहां पे ऐड करना है प्रॉपर्टी को। क्या करना है? ऐड करना है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी बोले तो सेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी। फिर अगर कोई कंडीशन दिया है ना तो कॉमा लगा के उस कंडीशन को भी लिख देना। यहां क्या करना? कंडीशन को भी लिख देना। अब इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना। यही आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। यही क्या होने वाला है आपका? यही आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। किसका? सेट बिल्डर का। किसका? सेट बिल्डर का। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लिखूंगा, फिर आपको समझाता हूं। देखो, अब इस एग्जांपल में मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया? मैंने लिखा कि सेट, या डायरेक्टली इस तरीके से लिखता हूं, मेरे पास एक सेट है, सेट ए, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ये है एलिमेंट। अब आप क्या देख रहे हो यहां पे? अब आप देखो, ये जो एलिमेंट 2 4 6 8 10 दिख रहे हैं, ये सीधा सीधा इवन नंबर दिख रहे हैं। अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? इस तरीके से करली ब्रैकेट बनाऊंगा। मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। इवन नंबर। अच्छा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, कंडीशन तो ऐड की नहीं, कंडीशन भी ऐड कर दो। तो इवन नंबर कहां तक? भाई इवन नंबर की संख्या इनफाइनाइट तक होती है, तो कहां तक आपको लिखना है? आपको लिखना है लेस देन 12। क्या लिखना है? लेस देन 12। तो ऐसे लिखो, कॉमा लगाओ और लिखो एक्स इज लेस देन 10। एक्स इज लेस देन 10। क्लियर? पेज मेरा एंड हो गया था, तो आई थिंक अब आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई, यहां तक की सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। एक्स इज लेस देन 10 क्लियरली विजिबल है कि नहीं है? नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूं, एक्स इज लेस देन 10। ओके, इस तरीके से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है। मान लो एक दूसरा सेट, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज एग्जांपल नंबर 2, दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। हमारे पास एक सेट है, मान लो सेट बी। सेट बी में हमारे पास क्या है? सेट बी में हमारे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट है, ध्यान से देखना। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है कि 2 4, या ऐसा लिखो 3। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखना, एक सेट है बी। सेट बी में हमारे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट है 3 6 9, ओके, 12 15 डॉट 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 कहां तक? 30 तक, इस तरीके से। क्लियर? अब इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, अब ध्यान से सुनना, ये जो सेट है ना, ये 3 के मल्टीपल्स का सेट है। किसका सेट है? 3 के मल्टीपल का सेट है। तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया इसको रिप्रेजेंट कर दो, करली ब्रैकेट में लिखो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। अब n क्या है? n का मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू कहां तक? 10 तक। कहां तक? 10 तक, बिकॉज 3 10 जा 30, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो हम क्या लिखने वाले हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पे n क्या है? n क्या है? n जो है ऐसे लिख सकते हो, belongs to natural number, n belongs to natural number, and n जो होगा वो लेस देन होगा किससे? किससे? जल्दी बोलो, 11 से। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का।
बिल्कुल सही तरीका है। क्लियर? यहां तक की चीजें समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट हो? आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा आपके लिए कि भाई देखो आपको क्या करना है, रोस्टर से सेट बिल्डर में जाना है, सेट बिल्डर से वापस रोस्टर में आना है। इस तरीके की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर बन सके। यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्टली कमेंट करो वीडियो में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा आपको पढ़ाने का एक ही रीजन है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं, आपका सिलेक्शन हो जाए आपके एग्जाम में, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी। मेरा एक ही मोटिव है कि बच्चे को आना चाहिए। क्लियर? लेकिन अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो हम थोड़ी एनर्जी के साथ आएंगे और अच्छे से वीडियो को तैयार करेंगे, आपको और बेहतर पढ़ा के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, भर दो कमेंट सेक्शन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।